20 जुलाई 2020 की शाम थी। अचानक पूरी दुनिया के सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए जब इलॉन मस्क के ऑफिशियल और वेरीफाइड अकाउंट से एक अजीब सा ट्वीट सामने आया। उसमें लिखा था, मुझे $1000 के बिटकॉइन भेजो और मैं तुम्हें $2000 लौटाऊंगा। ये ऑफर सिर्फ 30 मिनट तक वैलिड है। ट्वीट के नीचे एक बिटकॉइन वॉलेट नंबर भी दिया गया था। पहली नजर में ये एक साधारण सा स्कैम लगता था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि ये ट्वीट खुद इलॉन मस्क के अकाउंट से आया था। और कुछ ही देर बाद बिल्कुल वही ट्वीट एप्पल, उबर, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, बराक ओबामा, जो बाइडेन, कान वेस्ट और ऐसे कई बड़े नामों के अकाउंट से भी नजर आने लगा। लाखों करोड़ों फॉलोअर्स वाले इन अकाउंट्स पर ये स्कैम ट्वीट देखकर सोशल मीडिया पर अफरा तफरी मच गई। जांच शुरू हुई तो सामने आया कि ये ट्विटर के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हैकिंग ऑपरेशन था। हालात काबू में करने के लिए कंपनी ने तुरंत सभी वेरीफाइड और वेल नोन अकाउंट्स का ट्वीटिंग फीचर ही बंद कर दिया, जब तक ये पता नहीं चल गया कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब पता चला कि इस पूरी हैकिंग के पीछे कोई बड़ा इंटरनेशनल साइबर गैंग नहीं, बल्कि एक 17 साल का टीनेजर था। जांच ने खुलासा किया कि ये लड़का कोई नया नहीं था, बल्कि बचपन से ही एक चालाक हैकर और स्पिंडलर था। सिर्फ 13 साल की उम्र से वो ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा था और लाखों करोड़ों डॉलर के बिटकॉइन चुरा चुका था। उसके बारे में ये भी सामने आया कि वो ड्रग्स के धंधे और कुछ सीरियस क्राइम्स तक में शामिल रह चुका था। सवाल उठने लगे, एक टीनेजर इतनी खतरनाक एक्टिविटीज कैसे कर सकता है और कैसे उसने दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक ट्विटर को हैक कर लिया। आज की ये कहानी उसी लड़के की है, ग्राहम इवान क्लार्क, जो टैम्पा फ्लोरिडा में रहता था। वो उस समय गैथर हाई स्कूल नाम के पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करता था। ग्राहम की सबसे बड़ी पहचान उसके क्लासमेट्स के बीच उसकी अमीरी थी। महंगे कपड़े, चमकदार घड़ियां और ऐसे एक्सेसरीज पहनकर वो स्कूल आता था जिनकी कीमत हजारों डॉलर में होती थी। लोगों के मन में सवाल उठते थे, आखिर एक टीनेजर के पास इतना पैसा कहां से आता है? अगर वो किसी रिच फैमिली से था तो फिर एक साधारण पब्लिक स्कूल में क्यों पढ़ रहा था? उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर उसके आसपास के कई लोग उससे दोस्ती करने की कोशिश करते। ग्राहम इस क्यूरियोसिटी का फायदा उठाता। वो अपने क्लासमेट से होमवर्क कराता, एग्जाम्स में चीटिंग में मदद लेता और बदले में उन्हें डिनर पर ले जाता या उनकी ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर देता। ये एक तरह का विन विन रिलेशन था और किसी को उसकी लाइफस्टाइल पर ज़्यादा सवाल उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। अगर कभी कोई पूछ भी लेता कि पैसे कहाँ से आते हैं, तो ग्राहम तुरंत टॉपिक बदल देता। उसके आसपास के ज़्यादातर लोग जानते थे कि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ हद तक एवरेज से भी नीचे। ऐसे में सवाल ये था कि आखिर एक टीनेजर इतना पैसा कहाँ से ला रहा था? ये सब शुरू हुआ था जब वो सिर्फ 13 साल का था। उसी समय उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। पिता ने घर छोड़ दिया और कहीं और जाकर बस गए। ग्राहम अपनी माँ के साथ रहने लगा, जो मुश्किल से उसकी ज़रूरतें पूरी कर पाती थी। उसकी माँ हमेशा काम में व्यस्त रहती थी और ग्राहम को पूरी तरह खुद पर छोड़ दिया गया। इसी दौरान उसका झुकाव इंटरनेट और गेमिंग की दुनिया की तरफ बढ़ने लगा, जहां उसे बिना रोक टोक सब कुछ करने की आज़ादी मिल गई। ग्राहम का सबसे ज़्यादा वक्त माइनक्राफ्ट खेलने में गुजरता था। माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जिसमें अलग अलग लोग अपने सर्वर्स बना सकते हैं, साथ में खेल सकते हैं, घर बना सकते हैं, रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकते हैं और कई तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। साथ ही इन सर्वर्स पर नए दोस्त भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे असली दुनिया में हर तरह के लोग मिलते हैं, वैसे ही ऑनलाइन दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो दूसरों का फायदा उठाने और धोखा देने में माहिर होते हैं। माइनक्राफ्ट की इसी दुनिया में ग्राहम ने ऑनलाइन फ्रॉड का रास्ता चुना। उसने खुद को एक नए नाम से पहचान देना शुरू किया, ओपन। इसी नाम से उसका ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब चैनल भी था। वहां उसने काफी फॉलोअर्स बना लिए थे। लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो अपने वीडियो में एक काइंड और इनोसेंट लड़के की इमेज पेश करता था। लेकिन असलियत कुछ और थी। अपनी स्वीट पर्सनालिटी का इस्तेमाल करके ग्राहम लोगों का भरोसा जीतता और फिर उन्हें धोखा देता। वो माइनक्राफ्ट के अंदर चीजें बेचने का नाटक करता, खरीदार से पैसे ले लेता और उसके बाद गायब हो जाता। कई बार वो माइनक्राफ्ट कैरेक्टर्स के लिए केप्स बेचने का दावा करता, जिनकी कीमत सैकड़ों डॉलर तक होती थी। लेकिन जैसे ही उसे पैसे मिलते, वो बिना डिलीवरी किए गायब हो जाता।
अपने फॉलोअर्स के भरोसे का फायदा उठाकर ग्राहम ने सिर्फ अपनी टीनेज उम्र में ही अच्छी खासी रकम कमा ली। और जब लोग उससे सवाल पूछते तो वो अक्सर घमंड भरे अंदाज में कहता, तुम लोग सोच भी नहीं सकते, मैं सिर्फ 12 साल का हूं और तुमसे ज्यादा पैसे कमा रहा हूं। अगर यकीन नहीं है तो मैं अपना पेपाल दिखा सकता हूं। पिछले 3 महीनों में सिर्फ माइनक्राफ्ट से ही मैंने हजारों डॉलर बनाए हैं। वो अपनी हरकतों पर इतना गर्व करता था कि धीरे धीरे उसकी बैड रेपुटेशन उसके फॉलोअर्स और गेमिंग कम्युनिटी के बीच फैलने लगी। कुछ यूट्यूबर्स ने उस पर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया ताकि लोगों को उससे सावधान किया जा सके। उनमें से एक यूट्यूबर ने तो एक पूरी एक्सपोज वीडियो बना डाली जिसमें बताया गया कि ओपन यानी ग्राहम दरअसल एक स्कैमर है। उस वीडियो में उन लोगों की कहानियां भी शामिल थीं जिन्हें उसने धोखा दिया था। इस वीडियो के सामने आने और कई दूसरे यूट्यूबर्स की वार्निंग्स के कारण ग्राहम को कई माइनक्राफ्ट सर्वर्स से बैन कर दिया गया। लेकिन ग्राहम चुप रहने वाला नहीं था। उसने उस यूट्यूबर से बदला लेने की ठानी। जल्द ही वो यूट्यूबर खुद एक हैकर का शिकार बन गया। उसके ईमेल, यूट्यूब चैनल और बाकी सारे ऑनलाइन अकाउंट्स हैक कर लिए गए। आज तक साफ तौर पर यह पता नहीं चला कि ग्राहम ने यह हैकिंग खुद की थी या किसी और हैकर को हायर किया था। लेकिन ज्यादा चांसेस यही हैं कि उसने किसी हैकर को पैसे देकर यह काम कराया, क्योंकि उस समय तक ग्राहम के पास खुद उतनी टेक्निकल हैकिंग स्किल्स नहीं थी। लेकिन हाँ, उसके पास स्कैम ऑपरेशन से आया हुआ पैसा जरूर था। इस तरह ग्राहम ने उस यूट्यूबर से बदला लिया और उसके अकाउंट्स का इस्तेमाल करके उसके ही फॉलोअर्स को धोखा देना शुरू कर दिया। उसने उसकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर लोगों को स्कैम किया और उसकी रेपुटेशन पूरी तरह खराब कर दी। लेकिन ग्राहम के स्कैम्स यहीं तक सीमित नहीं थे। उसने सिर्फ अपने फॉलोअर्स या माइनक्राफ्ट प्लेयर्स को ही नहीं, बल्कि डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स और प्रोग्रामर्स तक को धोखा दिया। वो उन्हें काम पर रखता, उनसे प्रोजेक्ट्स कराता और जब काम पूरा हो जाता तो पैसे देने से साफ इनकार कर देता। कुल मिलाकर ग्राहम ने अपनी टीनेज उम्र से ही एक स्कैमर की जिंदगी जीनी शुरू कर दी थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। वर्चुअल दुनिया में जो ट्रिक्स उसने सीखी थी वे धीरे धीरे असली दुनिया तक फैलने लगी। अब वो और भी ज्यादा एडवांस तरीके से फ्रॉड और स्कैम्स करना सीख रहा था। ग्राहम की असली शुरुआत हैकिंग की दुनिया में एक फोरम और वेबसाइट से हुई जिसका नाम था OG यूजर्स। इस नाम को याद रखिए क्योंकि ये उसकी कहानी में बहुत अहम है। OG यूजर्स दरअसल एक तरह का मार्केट प्लेस था जहां लोग अलग अलग वेबसाइट्स के यूजर नेम खरीदते बेचते थे। मान लीजिए कोई इंसान ट्विटर पर कोई स्पेशल यूजर नेम चाहता है तो वो इस फोरम पर जाकर उसे खरीद सकता था। बाहरी तौर पर यह वेबसाइट खुद को लीगल बताती थी, लेकिन असलियत ये थी कि वहां बिकने वाले ज्यादातर यूजर नेम्स हैकर्स चुराए हुए अकाउंट से लाते थे और इन रेयर यूजर नेम्स की कीमत हजारों डॉलर तक पहुंच जाती थी। यहीं से ग्राहम का असली रूप सामने आने लगा। अब वो सिर्फ स्कैमर नहीं रहा बल्कि एक हैकर के तौर पर सामने आया। इस दौर में उसने अकाउंट्स हैक करने के लिए सबसे ज्यादा जिस तरीके का इस्तेमाल किया उसे कहते हैं सिम स्वाइप। सिम स्वाइप का मतलब आसान शब्दों में यह है कि हैकर अपने टारगेट के सिम कार्ड पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। और जैसा कि आप जानते हैं, ज्यादातर ऑनलाइन अकाउंट्स किसी न किसी फोन नंबर से लिंक्ड होते हैं। अकाउंट सिक्योर रखने के लिए कंपनीज 2 स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करती हैं, यानी यूजर को लॉगिन करने के लिए एक कंफर्मेशन कोड SMS पर मिलता है। लेकिन अगर हैकर उस सिम कार्ड पर कंट्रोल पा ले तो कोड भी उसी को मिलेगा और असली यूजर अपने अकाउंट से बाहर हो जाएगा। शायद आपको लगे कि क्या ये इतना आसान है? क्या कोई हैकर बस टेलीकॉम कंपनी को कॉल करके कह दे और उन्हें किसी और का नंबर दे दिया जाए? असल में ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन आसान शब्दों में समझें तो जब हैकर किसी तरह टारगेट का सिम अपने नाम पर करा लेता है तब वो उसके सारे अकाउंट्स तक पहुंच सकता है, चाहे वो ईमेल हो, बैंक अकाउंट हो या फिर बिटकॉइन वॉलेट। तो अब सवाल ये उठता है कि एक टीनेजर ने किसी और का सिम अपने कंट्रोल में कैसे ले लिया? इसका जवाब ये है कि हैकर कई तरीके अपनाते हैं। सबसे कॉमन तरीका होता है खुद को टेलीकॉम कंपनी का एम्प्लॉय बनाकर दूसरे असली एम्प्लॉय को धोखा देना। उदाहरण के तौर पर हैकर कंपनी की किसी और ब्रांच पर कॉल करता और खुद को उसी कंपनी का कर्मचारी बताता। वो सामने वाले को ये कहकर कंफ्यूज करता कि आपने ही मुझे एक टेक्निकल इशू का रिपोर्ट दिया था और प्रूफ के तौर पर एक नकली रिपोर्ट नंबर भी बता देता, जिससे एम्प्लॉय को लगे कि सब जेन्युइन है। हकीकत में ये सब पूरी तरह झूठ होता था। एम्प्लॉय अक्सर जवाब देता कि उसने ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं दिया। तब हैकर एक नया कदम उठाता। वो एम्प्लॉय को एक वेबसाइट का लिंक भेजता जो देखने में बिल्कुल असली टेलीकॉम कंपनी की वेबसाइट जैसी लगती। फिर वो कर्मचारी से कहता कि अपने कंपनी अकाउंट से लॉगिन करो और उस रिपोर्ट को वेरीफाई करो। जैसे ही एम्प्लॉय अपना यूजर नेम और पासवर्ड उस फेक वेबसाइट पर डालता, उसके सामने एक पेज खुल जाता जिसमें लिखा होता प्रॉब्लम सॉल्व्ड।
एम्प्लॉय को लगता कि सब कुछ सही है, वो हैकर का धन्यवाद करता और कॉल काट देता। लेकिन उस समय तक हैकर उसकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स ले चुका होता और अब उसे सिस्टम तक सीधी पहुंच मिल जाती। अब हैकर टारगेट के नंबर को अपने सिम पर ट्रांसफर कर सकता था। टारगेट को अचानक एहसास होता कि उसका सिम काम नहीं कर रहा। अब वो अपने अकाउंट्स में लॉगिन नहीं कर पाता। पासवर्ड्स पहले ही बदले जा चुके होते और फ़ोन नंबर खो जाने की वजह से वो रीसेट भी नहीं कर सकता था। ये तो सिर्फ एक तरीका था। अगर ये काम नहीं करता तो हैकर्स किसी और एम्प्लॉय को ट्राई करते या किसी दूसरी ब्रांच को कॉल करते। इसे कहते हैं सोशल हैकिंग, यानी टेक्निकल लूपहोल्स ढूंढने के बजाय लोगों को धोखा देकर काम निकालना। शुरुआत में ग्रेहम इस ट्रिक का इस्तेमाल सिर्फ ट्विटर अकाउंट्स हैक करने के लिए करता था, ताकि स्पेशल यूज़र नेम हासिल कर सके और उन्हें ओजी यूज़र्स फोरम पर बेच सके। उसका फोकस सिर्फ ट्विटर अकाउंट्स तक सीमित था। लेकिन जल्द ही ग्रेहम को एहसास हुआ कि किसी का फ़ोन नंबर कंट्रोल कर लेने से उसके ईमेल तक और वहाँ से उसके बैंक अकाउंट तक पहुँच मिल सकती है। तो उसने जल्द ही ये भी समझ लिया कि बैंक से पैसे चुराना इतना आसान नहीं है। बैंकिंग सिस्टम में पैसे ट्रांसफ़र करना रिस्की और ट्रेसेबल होता है। लेकिन एक दूसरी दुनिया थी क्रिप्टो करेंसी, जहाँ ट्रांजैक्शंस का कोई रिकॉर्ड आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता। असल खजाना वही लोग थे जिनके पास बड़ी मात्रा में बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज जमा थी। यहीं से ग्रेहम ने ऐसे लोगों को टारगेट करना शुरू किया। और सच ये है कि ग्रेहम अकेला नहीं था। उस समय और आज भी ऐसे कई अटैक्स होते हैं जिनमें हैकर्स किसी का फ़ोन नंबर हैक करके उसके बिटकॉइन वॉलेट तक पहुंच जाते हैं और सारा पैसा उड़ा ले जाते हैं। विक्टिम्स के पास कुछ करने का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से उस दौर में करोड़ों डॉलर के ऐसे क्रिप्टो थेफ्ट सामने आने लगे, जो रकम ट्रेडिशनल बैंक रॉबर्स भी कभी नहीं ले पाते थे। ग्रेहम ने अपनी इस जर्नी की असली शुरुआत तब की जब वो सिर्फ 15 साल का था। ओजी यूजर्स फोरम पर यूजर नेम्स बेचते बेचते उसने कई ऐसे हैकर्स से पहचान बनाई जो इस ट्रिक के एक्सपर्ट्स थे। उन्हीं से उसने सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटी कम्युनिटी बना ली, जहां ज़्यादातर लोग अपनी वेल्थ का दिखावा करते थे। सोशल मीडिया पर लग्जरी कार्स, महंगी वॉचेस, ब्रांडेड कपड़े और हज़ारों डॉलर के शूज़ दिखाकर वे अपनी सक्सेस पर गर्व जताते थे। शुरुआत में ग्रेहम इस काम से हज़ारों डॉलर कमाता था। फिर ये रकम बढ़कर लाखों में पहुंची और धीरे धीरे करोड़ों तक पहुंच गई। जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ी, वैसे वैसे उसका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा डेंजरस होता गया। अब वो ट्विटर पर जाकर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स और उनके फॉलोअर्स पर स्कैन करता। ऐसे लोग जो खुलकर अपनी बिटकॉइन वेल्थ का दिखावा करते थे, वही उसके लिए सबसे आसान टारगेट्स थे। कई लोग अपने असली नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर और पर्सनल डिटेल्स ओपनली यूज़ करते थे। इससे उन्हें हैक करना और आसान हो जाता था। टारगेट चुनने के बाद ग्रेहम एक और टेक्निक अपनाता, डॉक्सिंग। इसका मतलब होता है किसी की पर्सनल जानकारी ऑनलाइन इकट्ठा करना और उसे पब्लिक करना, जैसे उसका असली नाम, घर का एड्रेस, वर्क प्लेस, फ़ोन नंबर, ईमेल और दूसरी डिटेल्स। ये जानकारी आसानी से उन वेबसाइट से खरीदी जा सकती थी जहां लोग खुद अपनी डिटेल्स फिल करते थे। डॉक्सिंग के लिए किसी खास स्किल की ज़रूरत नहीं होती। कई बार साधारण लोग भी इसका इस्तेमाल हरासमेंट के लिए करते हैं, जैसे किसी की डिटेल्स लीक कर देना, कंप्लेन कर देना और पुलिस को उसके घर तक पहुंचा देना, भले ही उसने कुछ गलत ना किया हो। लेकिन ग्रेहम का मकसद हरासमेंट नहीं था। वो इस जानकारी का इस्तेमाल करता था अपने सिम कार्ड स्विचिंग ऑपरेशन के लिए। वो टेलीकॉम कंपनी को कॉल करता, खुद को असली ओनर बताता और किसी तरह एम्प्लॉय को कन्विंस कर लेता। इसके बाद वो सिम कार्ड अपने कंट्रोल में ले लेता। ग्रेहम के शिकारों में से एक था ग्रेग बेनेट। ग्रेग एक इन्वेस्टर था जिसके पास कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स थे, जिनमें बिटकॉइन भी शामिल था। 15 अप्रैल 2019 की दोपहर ग्रेग अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उसका फ़ोन उसकी डेस्क पर रखा था और वो उस पर नज़र डाल ही रहा था कि अचानक नेटवर्क सिग्नल गायब हो गया। ग्रेग हैरान रह गया। उसका ऑफिस एक मॉडर्न अर्बन एरिया में था, जहां नेटवर्क कवरेज हमेशा परफेक्ट रहता था। फिर अचानक सिग्नल कैसे गायब हो गया? उसने तुरंत अपने ईमेल अकाउंट्स में लॉगिन करने की कोशिश की। पासवर्ड डालने के बावजूद बार बार एरर आने लगा। हर बार दिखता कि पासवर्ड गलत है। कुछ देर बाद उसका फ़ोन पूरी तरह बंद हो गया। अब ग्रेग को डर लगने लगा। उसने अपने बिटकॉइन अकाउंट्स चेक करने की कोशिश की। वो 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी क्रिप्टो करेंसी रखता था, लेकिन अब किसी भी अकाउंट में एक्सेस नहीं मिल रहा था। तभी उसे समझ आया कि वो हैक हो चुका है, और सबसे बुरी बात ये थी कि वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसके बाद ग्रेग को याद आया कि उसके फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल्ड है जो सीधे उसके सभी बिटकॉइन वॉलेट से डेटा खींचकर एक जगह दिखाता है। उसने जल्दी से ऐप खोला और जो नज़ारा उसने देखा उसने उसे हिला दिया। उसके अकाउंट से बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस रियल टाइम में किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे थे।
हैकर उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी डिजिटल वेल्थ अपने अकाउंट में ले जा रहा था। सोचिए अगर अचानक आप अपनी कैलेंडर डिटेल्स, कॉन्टैक्ट्स, सारे ईमेल्स, बच्चों की फोटोज और वीडियोस यानी अब तक की पूरी डिजिटल लाइफ खो दें तो कैसा लगेगा। ग्रेग के लिए ये सब एक ही पल में गायब हो गया। बाद में पता चला कि उसके अकाउंट्स को हैक करने वाला और उसके बिटकॉइन चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रैहम ही था। सिर्फ एक बार में ही ग्रैहम ने ग्रेग से $1 मिलियन के बराबर बिटकॉइन चुरा लिए। लेकिन ग्रैहम यही नहीं रुका। ग्रेग के अकाउंट्स में जितना भी बैलेंस बचा था उसे भी निकालने की कोशिश की। हालांकि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स ने एक दिन में विड्रॉ किए जाने वाले अमाउंट पर लिमिट्स लगाई होती हैं। उसी दिन ग्रेग ने जल्दी से टेलीकॉम कंपनी जाकर अपना फ़ोन नंबर वापस हासिल किया और उसी का इस्तेमाल करके अपने बाकी बिटकॉइन अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। फिर भी जितनी रकम ग्रैहम पहले ही निकाल चुका था वो कभी वापस नहीं मिल सकती थी, क्योंकि जैसा पहले बताया गया बिटकॉइन ट्रांसफर्स अनट्रेसेबल होते हैं। लेकिन ग्रैहम की लालच यही खत्म नहीं हुई। उसने वो बिटकॉइन भी पाना चाहा जो डेली विड्रॉल लिमिट्स की वजह से बच गए थे। इसके लिए उसने ग्रेग का एक और ईमेल हैक किया और उसी ईमेल से उसे कांटेक्ट किया। ग्रेग को एक धमकी भरा मैसेज मिला। उसमें लिखा था, अगर तुम अपने सारे अकाउंट्स रिकवर करना चाहते हो और किसी तरह की हरासमेंट से बचना चाहते हो तो हमें 50 बिटकॉइन ट्रांसफर करो। उस समय 50 बिटकॉइन की कीमत लगभग $3.5 लाख थी। मैसेज में ये भी धमकी दी गई थी कि अगर उसने बिटकॉइन नहीं दिए तो उसके फ्रेंड्स और फैमिली को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सोचना भी अजीब है, एक आदमी से 1 करोड़ रुपए लूटने के बाद भी उससे और पैसे मांगना। और हैरानी की बात ये थी कि ग्रैहम और उसके साथियों ने आपस में बातचीत करने के लिए भी ग्रेग के हैक्ड ईमेल का इस्तेमाल किया। बाद में साफ हुआ कि इस ऑपरेशन में ग्रैहम के साथ 2 और हैकर्स भी शामिल थे। लेकिन हमेशा की तरह ग्रैहम ने इस बार भी विश्वासघात किया और अपने ही पार्टनर्स के साथ धोखा कर गया। उसने चोरी का हिस्सा उन्हें नहीं दिया। जब वे उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए तो मजबूरी में उन्होंने ग्रेग का ही हैक्ड ईमेल इस्तेमाल किया और ग्राहम को धमकी भेजी। एक ईमेल में लिखा था, या तो हमें हमारा हिस्सा दो, नहीं तो तुम जेल जाओगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो उसे एक्सपोज कर देंगे और पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे। ग्राहम के लिए ये कुछ नया नहीं था। माइनक्राफ्ट के दिनों से ही वो दूसरों को धोखा देता आया था। फर्क बस इतना था कि अब वो उन्हीं लोगों को ठग रहा था जो खुद बैड वर्ल्ड से थे, और यही चीज उसे और भी बड़े खतरे में डाल रही थी। ये लोग अब उसके खिलाफ पर्सनल ग्रजेस रखते थे। ग्राहम के कुछ करीबियों ने बाद में गवाही दी कि इन हैकर्स ने उसकी फैमिली तक की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। वे लगातार उसे हरास करते, उसके घर पर लोगों को भेजते ताकि उसे डराया जा सके या लूट किया जा सके। एक बार तो बात टॉर्चर और बेहद डार्क थ्रेट्स तक पहुंच गई। लेकिन ग्राहम के लिए ये सब काफी नहीं था। फ्रॉड और हैकिंग की दुनिया में घुसने के बाद अब वो ड्रग्स की दुनिया में भी उतर चुका था। वो वीड और नारकोटिक पिल्स की डीलिंग करने लगा था और खुद भी उन्हें इस्तेमाल करता था। इसी दौरान उसकी पहचान ऐसे लोगों से हुई जो ड्रग ट्रेड में खतरनाक थे। 2019 के अंत में ग्राहम एक ऐसे इंसिडेंट में फंस गया जिसने उसकी जिंदगी को और भी मैसी बना दिया। ये एक शूटिंग थी जिसमें उसके दोस्तों में से एक की मौत हो गई। असल में ग्राहम और उसके 2 हमउम्र दोस्त एक ड्रग डीलर के घर पहुंचे। उनके पास गन भी थी। असली वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन माना जाता है कि उनके बीच किसी पैसे या डेट को लेकर झगड़ा था। ग्राहम कार में ही बैठा रहा और उसके दोनों दोस्त अंदर घुस गए, लेकिन ड्रग डीलर के पास भी हथियार था। जैसे ही उसने इंट्रूडर्स को देखा, उसने गोली चला दी। ग्राहम के एक दोस्त की वहीं मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलियों की आवाज सुनते ही ग्राहम तुरंत कार लेकर वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। घायल लड़के से पूछताछ हुई और उसने पुलिस को ग्राहम का नाम बताया। पुलिस ने जब ग्राहम से पूछताछ की तो उसने माना कि वो अपने दोस्तों के साथ वहां मौजूद था, लेकिन उसका कहना था कि वो सिर्फ कार में बैठा रहा। उसने कहा कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसके दोस्त अंदर क्या करने वाले हैं। उसका कहना था कि दोस्तों ने बस उसे ड्रॉप करने के लिए कहा था, और जैसे ही गोली चलने की आवाज आई वो डरकर वहां से भाग निकला। उसने पूरी तरह से इस घटना में अपनी किसी भी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई कर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स को ग्राहम की बातों और मिले हुए सबूतों में फर्क नजर आया, लेकिन वे इसे साबित नहीं कर पाए। आखिर में बस यही साबित हो पाया कि ग्राहम कार में मौजूद था, और ये बात अकेले उसे कन्विक्ट करने के लिए काफी नहीं थी। इस घटना के बाद ग्राहम की पढ़ाई भी खत्म हो गई। गेथर हाई स्कूल के डायरेक्टर ने साफ कहा कि इस केस में शामिल कोई भी स्टूडेंट अब स्कूल में दाखिल नहीं हो सकेगा। यही ग्राहम की स्कूल जर्नी का अंत था। इसके बाद ग्राहम ने अपनी माँ का घर छोड़ दिया और खुद का एक अपार्टमेंट खरीद लिया, लेकिन अथॉरिटीज ने उस पर नजर बनाए रखी। उस पर इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी रही। चीजें तब और मुश्किल हो गई जब ग्राहम ने अपनी वेल्थ को ओपनली सोशल मीडिया पर दिखाना शुरू किया। हैकर और स्कैमर्स आपस में कम्पीट करते कि किसके पास ज्यादा पैसा है। कोई अपनी कार्स दिखाता, कोई लग्जरी वॉचेस, कोई एक्सपेंसिव ट्रैवल्स या लैविश पार्टीज।
यही चीज़ अथॉरिटीज़ की नज़रों में उन्हें और सस्पिशियस बनाती गई। उदाहरण के तौर पर एक हैकर जिसने खुद को एक्जेवियर कहा, उसने 7.5 मिलियन सिर्फ सिम स्वैप मेथड से चुरा लिए थे। वही मेथड जिसका इस्तेमाल ग्राहम भी करता था। जेवियर को 21 साल की उम्र में 10 साल की सज़ा सुनाई गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब ग्राहम की एक्टिविटीज़ पर नज़दीकी से नज़र डाली तो उन्हें साफ महसूस हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। केस प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस तक पहुंचा। एविडेंस इकट्ठा करने के बाद उन्होंने ग्राहम के लिए सर्च वारंट जारी किया और उसके घर पर रेड मारी। जब डिटेक्टिव्स ने ग्राहम के घर पर छापा मारा तो उन्हें वहां से 400 बिटकॉइन मिले। उस समय उनकी कीमत लगभग 4 मिलियन थी। ये देखकर सभी हैरान रह गए क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ग्राहम ने इतनी बड़ी रकम नहीं कमाई होगी। अथॉरिटीज़ को इन्वेस्टिगेशन से इतना ज़रूर पता था कि उसने कम से कम $1 मिलियन चोरी किए हैं, लेकिन जब 4 मिलियन बरामद हुए तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि बाकी के 3 मिलियन भी चोरी के ही होंगे। मगर जैसा पहले बताया गया, बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है, इसलिए वे इसे साबित नहीं कर पाए। केस बेहद कॉम्प्लेक्स था और 8 महीनों तक चलता रहा। आखिरकार प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने ग्राहम से एक डील की। उन्होंने कहा कि जब्त किए गए पैसों में से $1 मिलियन सरकार रखेगी और बाकी के $3 मिलियन उसे लौटा दिए जाएंगे और इसके बदले ग्राहम पर प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। ग्राहम ने बिना देर किए ये डील मान ली। सबको पता था कि ये पैसे चोरी के थे, लेकिन फिर भी वो 3 मिलियन लेकर आज़ाद हो गया। केस इतना उलझा हुआ इसलिए भी था क्योंकि ग्राहम उस समय माइनर था, यानी 18 साल से कम उम्र का। अमेरिकी कानून के हिसाब से हैकिंग और स्कैमिंग फेडरल क्राइम्स हैं, लेकिन माइनर्स पर फेडरल स्तर पर सीधी प्रोसिक्यूशन लागू नहीं होती। यही लूप होल ग्राहम के लिए एक ढाल बन गया। एक्सपर्ट्स तक ने कहा कि कानून को बदलने की ज़रूरत है क्योंकि आजकल बहुत कम उम्र के बच्चे भी ऑनलाइन स्कैम और क्रिप्टो फ्रॉड में शामिल हो रहे हैं। ये ऐसे गंभीर अपराध हैं जिन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन फेडरल लॉ माइनर्स पर हाथ बांध देता है। इसी वजह से ग्राहम पर मुकदमा चल ही नहीं पाया और नतीजा ये निकला कि वो जेल जाने से बच निकला और जेब में $3 मिलियन भी ले गया। अब सवाल ये है कि क्या इतना सब होने के बाद ग्राहम को अपनी हरकतों से तौबा करनी चाहिए थी? क्या उसे डरना चाहिए था कि वो अगली बार जेल पहुंच जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में हुआ इसका उल्टा। ग्राहम को और कॉन्फिडेंस मिल गया। उसने सोचा जब तक वो माइनर है उसे कोई सज़ा नहीं मिल सकती, और अब उसके पास सिर्फ 8 महीने बचे थे जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। तो उसने ठान लिया कि इन 8 महीनों का पूरा फ़ायदा उठाना है। वो पहले से भी बड़े क्राइम्स करने की प्लानिंग करने लगा, और यही सोच उसे ले गई जुलाई 2020 की उस तारीख तक जब ग्रेम ने इंटरनेट के इतिहास की सबसे बड़ी हैकिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। और इस बार उसका निशाना कोई साधारण वेबसाइट नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, ट्विटर। उस रात ब्रेकिंग न्यूज़ हर तरफ फैल गई। ट्विटर पर मैसिव सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, और ये ब्रीच सीधा हाई प्रोफाइल यूजर्स को टारगेट कर रहा था, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स थे। अचानक एक एक करके ट्वीट्स सामने आने लगे। इन ट्वीट्स को देखकर हर कोई हैरान रह गया। सिर्फ कोई रैंडम अकाउंट्स नहीं, बल्कि ट्विटर के 130 सबसे बड़े अकाउंट्स हैक कर लिए गए। इनमें इलॉन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एप्पल, बराक ओबामा, जो बाइडेन, फ्लॉयड मेवेदर और कई और बड़े नाम शामिल थे। इन अकाउंट से एक ही तरह का मैसेज पोस्ट हुआ था। उसमें लिखा था कि अकाउंट का ओनर अपने फॉलोअर्स को पैसे लौटाना चाहता है। अगर कोई उसे बिटकॉइन भेजेगा तो वो उसकी डबल अमाउंट वापस करेगा। ऑफर सिर्फ 30 मिनट तक वैलिड रहेगा, और ट्वीट के आखिर में एक बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस दिया गया था। किसी भी नॉर्मल यूज़र को ये ट्वीट पढ़ते ही स्कैम लग सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि ये ट्वीट्स दुनिया की सबसे मशहूर पर्सनैलिटीज़ और कंपनीज़ के वेरीफाइड अकाउंट से आए थे। यही वजह थी कि लाखों लोग एक पल के लिए कंफ्यूज हो गए। ये ट्वीट्स कुछ ही मिनटों तक लाइव रहे। ट्विटर एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत हरकत में आया और हाई प्रोफाइल वेरीफाइड अकाउंट्स पर ट्वीटिंग रोक दी, ताकि ये समझा जा सके कि असल में हो क्या रहा है। इसी बीच एक व्यक्ति सामने आया, हसीब आवन, जो खुद एक सिक्योरिटी टेक्निकल कंपनी चलाता था। उसकी कंपनी खास तौर पर लोगों को हैकर्स और सिम स्वैप जैसे अटैक से बचाने का काम करती थी। हसीब की कुछ हैकर से कम्युनिकेशन चल रही थी। अचानक उनमें से एक ने उसे मैसेज भेजा, ट्विटर आज मज़ेदार होगा। जब हसीब ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो हैकर ने खुलासा किया कि एक हैकर कम्युनिटी अब किसी भी ट्विटर अकाउंट पर कंट्रोल कर सकती है। और ये हैकर कम्युनिटी कोई नई जगह नहीं थी, वो फोरम था जिसे हम पहले भी सुन चुके हैं, ओजी यूजर्स, वही वेबसाइट जहां सोशल मीडिया अकाउंट्स चोरी करके बेचे जाते थे। हसीब ने पूछा कि उसे ये जानकारी कहाँ से मिली, तब हैकर ने उसे फोरम पर पोस्ट किया गया एक हैड भेजा। उसमें लिखा था कि किसी भी ट्विटर अकाउंट को सिर्फ $2 से $3,000 में खरीद सकते हो, साथ में पासवर्ड भी मिलेगा। ये पोस्ट फोरम पर चिवॉन नाम के यूजर ने किया था।
हसीब ने इस बात की पुष्टि के लिए उसका स्क्रीनशॉट ट्वीट किया ताकि लोग समझे कि हैकिंग का सोर्स यहीं से है। लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद ही उसे एक प्राइवेट मैसेज मिला, कृपया अपना ट्वीट हटा दो, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे इस क्राइम का हिस्सा समझें। जब हसीब ने पूछा कि वो कौन है तो जवाब मिला, मैं चिवॉन हूँ, वही जिसने अकाउंट सेल पर डाले थे। उसने सफाई दी कि उसका हैकिंग ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो बस एक इंटरमीडियरी है, वो इसमें फंसना नहीं चाहता था। तब हसीब ने उसे एक जर्नलिस्ट का फ़ोन नंबर दिया और कहा, अगर तुम अपना नाम साफ करना चाहते हो तो सच्चाई उसी जर्नलिस्ट को बताओ, नहीं तो देर सवेर तुम्हें गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा। मजबूरी में चिवॉन ने जर्नलिस्ट से कांटेक्ट किया और पूरी कहानी बता दी। उसने तो अपनी असली आइडेंटिटी तक रिवील कर दी। उसने कहा कि उसका नाम मेसन है, वो सिर्फ 19 साल का है और इंग्लैंड में रहता है। जर्नलिस्ट से बात करते वक्त मेसन बेहद परेशान और स्ट्रेस था। उसने बार बार कहा कि उसका इन हैक से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अकाउंट्स बेचता था। जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि उसे ये अकाउंट्स कहाँ से मिले। तब मेसन ने बताया कि एक शख्स जिसका नाम कर्क है उसने उसे डिस्कॉर्ड पर कॉन्टैक्ट किया था। जब मेसन ने जर्नलिस्ट को बताया कि हैक्ड अकाउंट्स देने वाला आदमी खुद को कर्क कहता है तो जर्नलिस्ट हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि वो ट्विटर का एम्प्लॉई है? मेसन ने साफ किया कि उसने सीधे सीधे कभी कर्क से ये सवाल नहीं किया, लेकिन उसका मानना था कि अगर कोई इंसान इतने बड़े बड़े अकाउंट्स तक पहुंच सकता है तो वो ट्विटर कर्मचारी ही होगा, वरना एक साथ इतने अकाउंट्स को हैक करना लगभग नामुमकिन है। मेसन ने बताया कि कर्क ने खुद उससे कॉन्टैक्ट किया था और कहा कि अगर वो चाहे तो उसके लिए कुछ अकाउंट्स बेचने में मदद कर सकता है। शुरू में मेसन को यकीन नहीं हुआ कि ये आदमी किसी भी ट्विटर अकाउंट तक पहुंच सकता है, लेकिन कर्क ने उसे एश्योर करने के लिए कहा, तुम मुझे बस कोई भी यूज़र नेम बताओ और मैं तुम्हें उसका अकाउंट अभी दे दूंगा। मेसन ने एंग्शियस होकर एक रेयर यूज़र नेम मांगा और कुछ ही सेकंड्स में कर्क ने उसे उस अकाउंट का एक्सेस और पासवर्ड भेज दिया। जब मेसन ने खुद लॉगिन करके चेक किया तो उसे विश्वास हो गया कि ये आदमी सचमुच किसी भी अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। इसके बाद मेसन ने उसकी मदद करना स्वीकार कर लिया और ओजी यूजर्स फोरम पर वही ऐड पोस्ट किया जो लोगों ने पहले देखा था। शायद उस समय मेसन को अंदाजा नहीं था कि वो किस बड़े खेल में फंस रहा है, लेकिन जब उसने ट्विटर के सबसे बड़े अकाउंट से वो स्कैम ट्वीट्स खुद देखे तो उसे समझ आया कि मामला उसकी सोच से कहीं बड़ा है। अब सवाल ये था, असली कर्क कौन था और उसने इतनी बड़ी हैकिंग ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया? इस पजल का जवाब जल्द ही सामने आने वाला था। दरअसल ग्राहम अथॉरिटीज से डील करके बाहर आने के बाद जब उसके पास $3 मिलियन थे तो उसने फिर से प्लानिंग शुरू कर दी। इस बार उसके साथ एक और लड़का था जो ग्राहम से 2 साल छोटा था। ये लड़का हैकिंग में ग्राहम से कहीं ज़्यादा स्किल था। उसकी आइडेंटिटी और नाम कभी ऑफिशियली सामने नहीं आए क्योंकि वो आज भी माइनर था। लेकिन यही लड़का ग्राहम का पार्टनर बना और दोनों ने मिलकर ट्विटर हैकिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये साल था 2020। पूरी दुनिया उस समय महामारी से जूझ रही थी। प्रिकॉशन के तौर पर ज़्यादातर बड़ी कंपनियों ने रिमोट वर्क सिस्टम अपना लिया था। ट्विटर भी उन्हीं में से एक था। सभी एम्प्लॉयज़ अब घर से काम कर रहे थे और अपने पर्सनल डिवाइसेस से कंपनी सिस्टम में लॉगिन कर रहे थे। यही मौका ग्राहम और उसके दोस्त ने बनाया। उन्होंने ट्विटर एम्प्लॉयज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, उनके अकाउंट्स ट्रैक किए, फ़ोन नंबर्स जुटाए और हर एम्प्लॉय की एक लिस्ट तैयार की। इसके बाद वे एम्प्लॉयज़ को कॉल करते और खुद को ट्विटर का टेक्निकल स्टाफ बताकर कन्विंस करते कि उनके अकाउंट में कोई समस्या है जिसे तुरंत ठीक करना होगा। फ़ोन पर उनकी कॉन्फिडेंस और टोन इतनी रियल लगती कि एम्प्लॉयज़ धोखा खा जाते। अंत में ग्राहम और उसके दोस्त उन्हें एक फेक लॉगिन पेज पर ले जाते। ये पेज बिल्कुल ट्विटर की असली वेबसाइट जैसा दिखता था। कर्मचारियों का अपना यूज़र नेम और पासवर्ड उस पेज पर डाल देते और उन्हें लगता कि उन्होंने कंपनी की असली साइट पर लॉगिन किया है, जबकि असल में वे अपनी जानकारी सीधे हैकर्स को सौंप चुके होते। ग्राहम और उसके दोस्त उन लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स में घुसते और चेक करते कि उनके पास कितने पावर्स हैं। हर ट्विटर एम्प्लॉय के पास एक जैसा एक्सेस नहीं होता। हाई लेवल एम्प्लॉयज़ के पास ऐसे पावर्स होते थे जिनसे वे किसी भी अकाउंट की ईमेल या पासवर्ड बदल सकते थे। दोनों लड़के एक एक करके कई अकाउंट्स हैक करते गए। धीरे धीरे उन्हें हायर एक्सेस मिलता गया और आखिरकार वे उस मैनेजर के अकाउंट तक पहुंच गए जिसके पास अल्टीमेट पावर थी, किसी भी ट्विटर अकाउंट की ईमेल और पासवर्ड बदलने की शक्ति। यानी अब उनके पास वो मास्टर की थी जिससे वे ट्विटर पर किसी भी अकाउंट को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते थे। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये ऑपरेशन किसी दूसरे देश की एजेंसी या किसी प्रोफेशनल हैकर्स के ग्रुप ने नहीं, बल्कि सिर्फ 2 टीनेजर्स ने किया था। ऑपरेशन की प्लानिंग ब्रिलियंट थी, लेकिन इसके फायदे उन्होंने बहुत लिमिटेड रखे। वे इन बड़ी कंपनीज के अकाउंट्स का इस्तेमाल करके बहुत बड़े फाइनेंशियल गेन्स हासिल कर सकते थे। उनकी सोच बस इतनी थी कि रेयर यूज़र नेम्स हासिल करें और फिर बिटकॉइन स्कैम चला सके। लेकिन सोचिए, अगर वे चाहते तो और भी बड़े आर्थिक खेल खेल सकते थे। वे एप्पल जैसी कंपनियों के मैनेजर्स के इस्तीफे का झूठा ट्वीट डाल सकते थे। उस खबर से तुरंत कंपनी के स्टॉक्स गिर जाते और अगर उन्होंने पहले से शॉर्ट सेल किया होता तो वे करोड़ों डॉलर कमा सकते थे।
उनके पास सेलिब्रिटीज़ की प्राइवेट कॉन्सर्ट्स तक की पहुंच थी। वे चाहे तो उनके सीक्रेट्स एक्सपोज कर सकते थे, उन्हें बेच सकते थे या ब्लैकमेल भी कर सकते थे। उस समय ट्विटर लिटरली उनके कंट्रोल में था। उनके पास दुनिया को हिला देने की ताकत थी, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। लेकिन एक तरह से ये दुनिया की किस्मत ही थी कि ये ऑपरेशन टीनेजर्स के हाथ में था, जिनकी सोच अब भी इमेच्योर थी। लेकिन ये खेल ज़्यादा देर नहीं चला। हैक के 2 हफ्ते बाद 31 जुलाई 2020 को FBI ने ग्राहम और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लिया। आज तक केस की पूरी डिटेल्स ऑफिशियली सामने नहीं आई, क्योंकि माइनर शामिल थे, इसलिए इन्फॉर्मेशन को छुपा कर रखा गया। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्राहम और उसके साथी ने कोई लीड पीछे छोड़ दी थी। शायद कोई फ़ोन नंबर, ईमेल, IP एड्रेस या फिर किसी ने उन्हें रिपोर्ट कर दिया। ग्राहम की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद एक प्रारंभिक सेशन हुआ। इसमें उसका लॉयर, जज और कुछ AI और सेकेंडरी लॉयर्स शामिल हुए। मीटिंग ऑनलाइन हुई Zoom पर, क्योंकि उस समय क्वारंटीन चल रहा था। लेकिन वहां भी ग्राहम का सोशल सर्कल सामने आ गया। OG यूजर्स फोरम पर उसके दोस्त फेक नेम्स का इस्तेमाल करके जर्नलिस्ट बनकर कॉल में घुस आए। उन्होंने खुद को मीडिया आउटलेट, समाचार पत्र और TV चैनल बताया। कोर्ट की सुनवाई के दौरान उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, गाने बजाने लगे और जज को परेशान किया। जज को बार बार कहना पड़ा, आई एम रिमूविंग पीपल एज क्विकली एज आई कैन। ये साफ दिखाता है कि ग्राहम किन लोगों के बीच रह रहा था, ऐसे केयरलेस टीनेजर्स जो जिंदगी को एक मजाक समझते थे। अब ग्राहम का ट्रायल सख्त होने वाला था। प्रोसिक्यूशन का इरादा साफ था कि उसे एक अडल्ट की तरह ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र 18 साल होने में कुछ ही महीने बाकी थे। कोर्ट में उस पर 30 अलग अलग फेलनीज दर्ज की गई। अगर वो गिल्टी साबित होता तो उसे कुल मिलाकर 210 साल तक की सजा हो सकती थी। शुरुआत में ग्राहम ने खुद को निर्दोष बताया और चार्जेस को डिनाई कर दिया, लेकिन 7 महीने तक हियरिंग्स चलने के बाद उसने एक डील मान ली, जिसे प्ली डील कहा जाता है। इस डील की मेन कंडीशन थी कि ग्राहम खुद को गिल्टी मानेगा और इसके बदले उसे माइनर के तौर पर सजा दी जाएगी, भले ही शुरुआत में उसे अडल्ट की तरह ट्रायल करने की बात हुई थी। फ्लोरिडा में एक प्रोग्राम है, यूथ ऑफेंडर्स प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में जज किसी भी माइनर को अधिकतम 6 साल की सजा ही दे सकता है। ग्राहम को भी 6 साल की सजा सुनाई गई। सबसे अहम बात यह थी कि उसे माइनर्स के लिए बने प्रिजन में ही रखा गया। इस तरह ग्राहम एक बहुत बड़ी सजा से बच निकला। अगर वो उस समय अडल्ट होता तो उसकी सजा कहीं ज्यादा भारी होती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रिजन से बाहर आने के बाद ग्राहम अपने अपार्टमेंट लौटा। उसके पास अब भी 300 बिटकॉइन मौजूद थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त नहीं किया था। जेल जाते समय इनकी कीमत लगभग 3 मिलियन थी, लेकिन जब वो बाहर आया तब तक वही बिटकॉइन की कीमत बढ़कर 9 मिलियन हो चुकी थी। और इस तरह हमारी कहानी अपने अंत पर पहुंचती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।